जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी की अगली श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज ज्योग्राफी के बारे में जो है अगली कक्षा में हम जिक्र कर दें। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था जो है इसमें जो है उत्तरी विशाल मैदान के बारे में, जो हमने पिछली कक्षाओं में जो हम जिक्र कर रहे थे कि भारत के उत्तरी विशाल मैदान के बारे में। तो हम यहाँ पे जैसे कि जो हम भारत की जो है भू-आकृति के बारे में ज़िक्र कर रहे थे। तो भारत की भू-आकृति को हम 6 भागों में डिवाइड करके जो है हम पे उस पे जो है अध्ययन कर रहे थे। तो पहला कि जैसा कि हम जो है यहाँ पे हिमालय के बारे में ज़िक्र किया और फिर उसके बाद जो है हम उत्तर विशाल मैदान के बारे में ज़िक्र किया। अब जो है हम भारतीय मरुस्थल के बारे में ज़िक्र करेंगे और जो है इसके बाद जो है प्रायद्वीपीय भारत के और फिर जो है तटीय मैदान पे और फिर जो है द्वीप समूहों पे ज़िक्र करेंगे। तो हमने ये जो है भारत की भू-आकृति को जो है 6 भागों में डिवाइड करके जो है चर्चा करने का जो है यहाँ पे ज़िक्र किया था। तो यहाँ पे हमने जैसा कि जो है हिमालय के बारे में ज़िक्र कर दिया है। अब जो है हम जो है उत्तर विशाल मैदान के बारे में भी ज़िक्र किया है। तो इसके बाद जो है हमारा तीसरा पॉइंट जो आ जाता है भारतीय मरुस्थल। तो आज हम जो है आज की क्लास में देखेंगे कि जो भारतीय मरुस्थल है क्या? तो उस पे जो है आइए देखते हैं कि जो है भारतीय मरुस्थल है क्या और उसका योगदान कितना है और जो है भारत के किन-किन राज्यों में जो है वह फैला है। तो यहाँ पे भारतीय मरुस्थल, तो यहाँ पे मरुस्थल होते क्या हैं? तो यहाँ पे इसकी ये है कि सबसे ज़्यादा पॉइंट ये है कि जहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर अथवा इससे कम 25 सेंटीमीटर अथवा कम अर्थात 25 से कम वर्षा होती है इस भाग को जो है भारतीय मरुस्थल कहते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है 25 सेंटीमीटर। तो ये जो भारतीय मरुस्थल है जिसे हम जो है थार का मरुस्थल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो है कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर। ये पॉइंट कई बार पूछा है कि मरुस्थलीय में जो है वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर या उससे कम सेंटीमीटर वाले भाग को जो है मरुस्थलीय भाग कहते हैं। तो ये रहा जो है मरुस्थलीय का जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ये जिक्र करते हैं कि भारतीय मरुस्थलीय का विस्तार कितना। यहाँ पे विस्तार के बारे में जिक्र करते हैं, विस्तार के बारे में। तो यहाँ पर एक अरावली पर्वत है, यहाँ पे अरावली पर्वत, अरावली पर्वत यह प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली पर्वत क्या है? प्राचीन वलित पर्वत है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अरावली से, तो यहाँ पे अरावली से यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे जो भारत में भारतीय मरुस्थल, जो यहाँ पे भारतीय मरुस्थल है, इसका विस्तार जो है यहाँ पे क्या है अरावली पर्वत की उत्तर पश्चिम कहाँ पर है? यहाँ पे अगर देखते हैं तो उत्तर पश्चिम, उत्तर ये दिशा हो गया और ये पश्चिम का भाग। तो इन दोनों के बीच में जो है उत्तर पश्चिम एवं इसके विस्तार का जिक्र कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम एवं अरावली के पश्चिमी भाग में क्या है? अरावली के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? जो है भारतीय मरुस्थल का। यहाँ पे इन दोनों हिस्सों में जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा, तो यहाँ पे जो मरुस्थल है क्या है? एक बालू के टिब्बे के रूप में क्या है? बालू के टिब्बों के रूप में जो है यह तरंगित मरुस्थल का मरुस्थलीय मैदान है। क्या है? बालू के टिब्बों, यहाँ पे जो पॉइंटें हैं हम वो लिख दे रहे हैं। बालू के टिब्बों का कहाँ पे? अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम एवं पश्चिमी में जो है बालू के टिब्बों का यह क्या है? बहुत सारा जो है जमाव है एवं तरंगित है। तरंगित का मतलब ये है कि जब यह अपवर्तन होता है तो तरंगों के समान जो है, तरंगों के समान अर्थात यहाँ पे इस तरह से करके, जैसे कि अभी हमने बताया कि तरंग के अनुसार जो है एक ढाल जो है इसका जो है अप वेलिंग, एक जो है डाउन वेलिंग अर्थात नीचे और ऊपर के हिसाब से ऐसे यह जो है तरंगित जमाव होता है। तो इन सभी मैदानों को जो है हम यहाँ पे जो है क्या कहते हैं? थार नाम देते हैं। क्या देते हैं? थार। तो यहाँ पे यह थार का रेगिस्तान कहा जाता है। जो भारतीय रेगिस्तान है उसको क्या नाम कहते हैं? थार का रेगिस्तान कहते हैं। थार का रेगिस्तान।
तो अगर यहाँ पे जिक्र करें कि थार का रेगिस्तान कहाँ है, तो वो भारत और पाकिस्तान में है। तो हम यहाँ भारतीय मरुस्थल का जिक्र कर रहे हैं, तो थार का रेगिस्तान के नाम से इसको हम जानते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने अरावली का जिक्र कर दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट और देख, इसकी जो है लंबाई कितनी, इस अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसकी जो है लंबाई का अगर हम जिक्र करें, तो यहाँ पे लगभग जो है 880 किलोमीटर है। यह गुजरात से लेकर के जो है यह दिल्ली तक इसका विस्तार है। कहाँ से? गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इसका विस्तार है अरावली पर्वत श्रेणी का। इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे हमने जिक्र किया है लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई जो है 880 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। हम इस अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का अगर जिक्र करें, सर्वोच्च चोटी का हम यदि जिक्र करें, तो वो है माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू पे स्थित जो है क्या है, यहाँ पे गुरु शिखर है। क्या है? यहाँ पे जो है माउंट आबू पे स्थित गुरु शिखर है। माउंट आबू पे गुरु शिखर नाम से इसकी जो है पीक है, अर्थात चोटी जो है इसकी क्या है, जो है गुरु शिखर के नाम से। अब इसकी गुरु शिखर की जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ पे लगभग जो है 1772 मीटर है। क्या है? 1772 मीटर है ये। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पे प्रश्न पूछा कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, माउंट आबू। यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। यहाँ पे क्या है, एक और फेमस है, यहाँ पे प्रश्न आया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो यहाँ पे इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है गुरु शिखर। तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1772 मीटर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी लंबाई हमने क्या जिक्र किया था, 880 किलोमीटर है, जिसका विस्तार कहाँ से है, गुजरात से लेकर के जो है दिल्ली तक इसका विस्तार है। हम यहाँ पे अगली पॉइंट देखते हैं, किस राज्यों में जो है भारतीय मरुस्थल का विस्तार, राज्यों की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पे इतना जो है हो गया, तो यहाँ पे राज्यों की दृष्टि से इसका विस्तार देखते हैं। राज्यों में किन किन राज्यों में फैले, तो यह इसका अधिकांशतः भाग जो है राजस्थान में है। आरजे इसका अधिकांशतः भाग राजस्थान में है, परंतु यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो राजस्थान में है। लेकिन इसका जो है राजस्थान के दक्षिण में जो है इसका विस्तार कहाँ पे है, वो है गुजरात में। और जो है इसके दक्षिण में, राजस्थान से हम मैपिंग के माध्यम से देखते हैं, यहाँ पे राजस्थान, तो राजस्थान के दक्षिण में जो है गुजरात में भी इस जो मरुस्थल का विस्तार है। अब जो है राजस्थान के पश्चिम में तो जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है, लेकिन हम भारतीय राज्य का जिक्र कर रहे हैं, तो इसका जो है विस्तार इस तरफ कहाँ पे, उत्तर में जो है पंजाब और हरियाणा, इन दो राज्यों में भी जो है उत्तर में, और जो है दक्षिण में जो है गुजरात, अर्थात जो है 4 राज्यों में विस्तार है। अर्थात सर्वाधिक विस्तार इसमें किसमें है, राजस्थान में है। सर्वाधिक विस्तार जो है वो जो है कहाँ पे, राजस्थान में। अब हम यहाँ पे इसका कुल क्षेत्रफल का जिक्र करते हैं कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल परसेंटेज में इसका क्षेत्रफल देखते हैं कुल कितना है परसेंटेज में, तो यह भारत के क्षेत्रफल का 5.4%। हमने बताया था जो है पहली कक्षा में, जब हम भारत की जो है संरचना पढ़ रहे थे, भारत का संक्षेप में चर्चा जब कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर कितना है, वर्ग मीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो है, ये है जो है भारत का क्षेत्र। इसका 5.4% अगर हम यदि निकालेंगे तो वो जो है भारतीय मरुस्थल का क्षेत्रफल निकलेगा। अर्थात जो है यह जो कुल क्षेत्रफल कितना है, 5.4% भारत की क्षेत्रफल का, किसका है, भारत की क्षेत्रफल का है यह, कितना, 5.4%। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट और है इम्पॉर्टेंट,
जो है भारतीय मरुस्थल पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो है यह मरुस्थल माना जाता है। यहाँ पे क्या है, जन घनत्व जो है, अर्थात जन घनत्व का मतलब यहाँ पे जन घनत्व का जिक्र कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। जन घनत्व जो है यहाँ पे जो भारतीय मरुस्थल है इसका जन घनत्व जो है पूरे जो दुनिया में मरुस्थल है उसके सबसे उस मरुस्थलों की तुलना के जो है यहाँ का जो है जन घनत्व ज़्यादा है। तो यहाँ पे जन घनत्व क्या है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक है विश्व में यह क्या है, सर्वाधिक है। किसका, थार के रेगिस्तान का, थार के रेगिस्तान में विश्व में क्या है, इसका जनघनत्व जो है सर्वाधिक। यहाँ पे हम ढाल का जिक्र कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ढाल के आधार पे देखें, ढाल के आधार पे, तो ढाल के आधार पे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इस अरावली पर्वत से जो है हम जो है इस ढाल के आधार पे जो हम दो भागों में भारतीय मरुस्थल को जो है डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे जो है पहली पॉइंट का ढाल जो ले रहे हैं वो ढाल जो है उत्तरी भाग का है। यहाँ पे जो है उत्तरी भाग है। ढाल के आधार पे दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। तो यहाँ पे हमने पहला जो है उत्तरी भाग और दूसरा जो है दक्षिणी भाग है, दूसरा दक्षिणी भाग, पहला उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। तो हम यहाँ पे उत्तरी भाग का देखते हैं। इसका ढाल जो है, उत्तरी ढाल का जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक है। कहाँ पे, जो उत्तरी ढाल का विस्तार पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक, कहाँ तक है, सिंध प्रांत तक है, सिंध प्रांत तक है। कहाँ तक, उत्तरी ढाल जो है यहाँ पे जो है उत्तरी भाग जो है, ढाल का जो उत्तरी भाग है वो कहाँ तक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक है। और यहाँ पे जो दक्षिणी भाग है वह कहाँ पे स्थित है, यह ढाल कच्छ के रण तक, जो गुजरात में हिस्सा है वो जो है दलदली भाग है, कच्छ का रण जो है यहाँ तक जो है इसका जो है विस्तार है, कच्छ के रण की तरफ, कच्छ के रण की तरफ जो है इसका विस्तार है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कच्छ का रण जो है, यहाँ पे एक पॉइंट और भी इम्पॉर्टेंट है। कच्छ का रण जो है इसे क्या कहते हैं, इसे जो है यहाँ पे सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जानते हैं। कई बार पूछ चुका है ये प्रश्न, सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जानते हैं किसको, जो है कच्छ का रण को, जो है कच्छ के रण को क्या है, सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जानते हैं, सफ़ेद मरुस्थल के नाम से हम इसे जानते हैं, कच्छ के रण को। यह किस भाग में पड़ता है, ढाल के आधार पे दक्षिणी भाग में, कच्छ के रण पे, कहाँ पे, गुजरात में, भारत के किस राज्य में, गुजरात में पड़ता है। इसे किस नाम से जानते हैं, सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम अगली पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। यह क्षेत्र जो कच्छ का रण क्षेत्र जो है नमकीन दलदली है, नमकीन दलदली है। यह क्षेत्र जो है नमकीन दलदली से निर्मित है, तो ये रहा जो है ढाल के आधार पे जो है इसका विस्तार। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ की नदियाँ जो है, नदियों का जिक्र करते हैं। यहाँ की नदियाँ जो हैं वो जो है मानसूनी नदियाँ, अर्थात वर्षाकालीन नदियाँ हैं। ये क्या है, वर्षाकालीन नदियाँ हैं। इन नदियों में जो जल प्राप्त होता है वह जल जो है वर्षा से ही प्राप्त होता है, अर्थात जो है वर्षा के बाद यह नदियाँ सूखी होती हैं। और इन नदियों के बारे में, यह अंतःस्थलीय नदियाँ हैं, अंतःस्थलीय नदियाँ हैं, अर्थात इनका उद्गम भी जो है स्थल में ही होता है और जो है इनका समापन जो भी है वह भी जो है स्थल में ही होता है। अर्थात यह जो क्या वर्षा ऋतु में जो है इनमें पानी आता है। यहाँ की एक जो प्रसिद्ध नदी है वह है, उसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है, लूनी नदी। यह नदी जो है अरावली पर्वत से जो है निकलती है। यह बरसात के मौसम में जो है इसमें अत्यधिक पानी होने के कारण यह अपना पानी जो है अरब सागर में गिराती है,
अर्थात यह वर्षा का ही पानी जाता है, नहीं तो यह जो है नदी भी स्थलीय नदी ही है। तो ये रहा यहाँ की जो है नदियों के बारे। अब हम यहाँ पे इनकी चट्टान के बारे में, आखिर इनकी जो है मरुस्थलीय यहाँ पे ऊपर देखते हैं। भारतीय मरुस्थलीय, यहाँ पे हम चट्टान का जिक्र करते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पे निर्माण कैसे हुआ है इनका जो है, तो यहाँ पे इनकी भूगर्भिक चट्टान जो है, यहाँ पे देखते हैं भूगर्भिक चट्टान। भूगर्भिक चट्टान के बारे में, तो यहाँ पे भूगर्भिक चट्टान जो है संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही, जो इनकी संरचना है, संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही यह भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का ही यह भाग है। कौन से? जो भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। किंतु यहाँ पे धरातलीय स्थलाकृतियाँ, यहाँ पे जो धरातलीय स्थलाकृतियाँ जो हैं उनका अपर्दन होता रहता है। क्या है यहाँ पे उनका क्या क्या होता रहता है? यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखते हैं अपक्षय, अभी हम इन सब के बारे में बताते हैं। यहाँ पे जो है अपक्षय एवं पवनों द्वारा अपक्षय एवं पवनों द्वारा निर्मित होता है। इसकी संरचना जो है, यह जो है पहले हमने बताया कि जो यह प्रायद्वीपीय भाग है, इसकी जितनी भी संरचना आकृतियां जो बनती हैं वह अपक्षय और जो है पवनों द्वारा निर्मित होती हैं। तो यहाँ पे ये था, तो अपक्षय द्वारा क्या है, यहाँ पे रेत कंटीले, जो यहाँ पे बरखान, छत्रप, ये सब जो बनते हैं, रेत कंटीले, छत्रप, जो भी सब इत्यादि जो आकृतियां बनती हैं वह अपक्षय और पवनों द्वारा ही निर्मित होती हैं। तो ये रहे जो है यहाँ पे जो है भारतीय मरुस्थल के बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो हमने देखा, तो यहाँ पे 5.4% जो है भारत के क्षेत्रफल पे। तो यहाँ पे हम अभी भूगर्भिक चट्टान का यहाँ पे जिक्र कर रहे थे। तो इसकी संरचना जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही जो है यह भाग है। तो यहाँ पे जितनी भी आकृतियाँ बनती हैं वह जो है यहाँ पे अपक्षय और पवनों द्वारा निर्मित, पवनों द्वारा निर्माण जो है इसका होता है। तो यहाँ पे जब हवाएं चलती हैं तो जितनी मुलायम मिट्टियाँ हैं, यहाँ पे क्या है, जब पवनों द्वारा चलती हैं जितनी मुलायम मिट्टियाँ हैं, मुलायम मिट्टियाँ, वह जो है उड़ करके जो है जो उसके विपरीत चली जाती हैं और वहाँ पे ठोस कंटीले कंकड़ पत्थर जो बचने से जो आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे छत्रप का, तो यहाँ पे जो है छत्रप का निर्माण होता है इनके द्वारा। और जो होता है यहाँ पे अपक्षय जो होता है, यह भी जो है पवनों से जो है संपर्क में, या जो है इनमें जो है बर्फबारी के कारण, या जो है वर्षा के ऋतु में जो है मुलायम कणों के बह जाने से जो चट्टान या वहाँ पे कंटीले जो है बचती हैं, उनसे जो निर्माण होता, अर्थात इसी जो है अपक्षय से और पवनों से, इन दोनों ही कारणों से होता है। यहाँ पे जो जितनी भी आकृतियाँ बनती हैं हमारे भारतीय मरुस्थल में, तो ये रहा जो है यहाँ पे भारतीय मरुस्थल का विस्तार। तो हमने यहाँ पे अरावली के बारे में भी जिक्र कर दिया, और जो है यहाँ पे हम इसके क्षेत्रफल के बारे में और जनघनत्व का जो है, तो ये था भारतीय मरुस्थल। हम अगली कक्षा में देखेंगे जो है यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीप के बारे में। हमने जो है चौथा पॉइंट यहाँ पे बताया था, ये तीसरा पॉइंट है। यहाँ पे चौथा पॉइंट हमने बताया था जो है भारतीय प्रायद्वीप के बारे में। तो हम जो है अगली कक्षा में भारतीय प्रायद्वीप पे जिक्र करेंगे, और जो है उसके बाद जो है तटीय मैदान और जो है अंतिम में जो है हम द्वीप समूह, जैसे लक्षद्वीप और जो है अंडमान निकोबार, तो द्वीप समूहों के जो है बारे में इन 3 टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। तो हमने 6 भागों में जो है भारत के भौतिक संरचना का जो है यहाँ पे जिक्र किया था 6 टॉपिकों की। हम 6 टॉपिकों के बारे में जो है भारत की जो है
भू आकृति का ज़िक्र करेंगे। तो यहाँ पे 3 जो है हमने चर्चा कर दिया और प्रायद्वीपीय, तटीय मैदान और द्वीप समूह बचा। तो इन 3 टॉपिकों के खत्म होने के बाद जब भी जो है हम अपवाह के बारे में, नदियों का अपवाह के बारे में ज़िक्र करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि क्लास अच्छा लगे तो जो है इसे शेयर करें। नमस्कार।